हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कि सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अमन और आप अभी हो हॉरर जोन में। आज की स्टोरी किसी अननोन पर्सन ने शेयर करी है। मैंने उनका नाम भी पूछा लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया। फिर जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैं इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डर भी गया। ये स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा डार्क है और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये सच में किसी की रियल लाइफ स्टोरी है। स्टोरी शेयर करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए मैं कोई रैंडम नाम चूज करके इस स्टोरी को स्टार्ट करूंगा। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अंकित है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मुंबई में मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। ये बात 2 साल पहले की है जब मैंने पहली बार मोबाइल में व्हाट्स जीबी को इंस्टॉल किया था। ऑलमोस्ट सभी लोग प्ले स्टोर से ही व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने व्हाट्स जीबी के बारे में बताया, उसके अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया, तो मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। जैसे कि आप ऑनलाइन होकर किसी का भी मैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज सीन कर लिया है, क्योंकि उसको ब्लू टिक दिखाई ही नहीं देगी। ऐसा ही एक और फीचर था जिसमें आप अपना ऑनलाइन स्टेटस फ्रीज कर सकते हो। मतलब आप चाहे दिन में जितनी मर्जी बार ऑनलाइन आओ, लेकिन सामने वाले बंदे को यही लगेगा कि आप एक हफ्ते पहले ऑनलाइन हुए थे, आप एक मंथ पहले ऑनलाइन हुए थे, या फिर आप उस डेट पे ऑनलाइन हुए थे जिस वक्त आपने वो फ्रीज फीचर एक्टिव किया था। ऐसे ही और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स थे, जैसे फ़ॉन्ट्स को चेंज करना या फिर किसी का स्टेटस चेक कर लेना, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। इन फीचर्स को देखते ही मैंने भी व्हाट्सएप जीबी इंस्टॉल कर लिया। तब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि पिछले 5 सालों से मेरे साथ रिलेशनशिप में थी। हमारे बीच बहुत ज्यादा प्यार हुआ करता था। वो बिना कहे ही मुझे समझ जाया करती थी। कॉल पे घंटों घंटों बातें करना, व्हाट्सएप पे चैट्स करना, ये सब नॉर्मल था। इवन उसकी बहुत सारी पर्सनल फोटोज भी मेरे पास रहती थी। हमारे बीच सेक्सुअल रिलेशन भी बन चुका था। जब हम मिलते थे तो उसकी बहुत सारी वीडियोज फोटोज मेरे मोबाइल में ही रहती थी। जब व्हाट्सएप जीबी इंस्टॉल किया था उसके बाद भी उसने बहुत सारी अपनी पर्सनल फोटोज मुझे सेंड करी थी। हम दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानते थे। ऐसा कह सकते हो कि दिन बहुत ही अच्छे चल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर दिन अच्छे आए हैं तो बुरे दिनों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और वो बुरे दिनों का बीज व्हाट्सएप जीबी के रूप में मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया था। मैं खुद काम करके थोड़े थोड़े पैसे कमाने शुरू कर चुका था। ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत सारे पेमेंट्स ऐप भी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब मैंने व्हाट्स जीबी इंस्टॉल किया था उसके बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड ने खुद की पर्सनल फोटोज सेंड करी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पर्सनल फोटोज केवल मेरे पास नहीं, किसी और के पास भी सेंड हो रहे थे। मोबाइल में व्हाट्स जीबी इंस्टॉल्ड हुए 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था। एक दिन मुझे किसी रैंडम नंबर से व्हाट्स जीबी पे मैसेज आया। वो नंबर इंडिया का नहीं, हांगकांग का था। प्रोफाइल पिक्चर भी कोई रैंडम सी थी। मैसेज में केवल हेलो लिखा था। मैंने सोचा कि ये कौन है जो मुझे फ़ौरन से मैसेज कर रहा है, तो मैंने इंग्लिश में रिप्लाई दिया कि कौन हो। उसके बाद उसने कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा बल्कि एक स्क्रीनशॉट भेजा, और वो स्क्रीनशॉट देखने के बाद मैं बेहोशी की हालत में पहुंच गया। उसने मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की कुछ सेक्सुअल चैट्स के स्क्रीनशॉट सेंड किए, जिसमें मेरी गर्लफ्रेंड के पर्सनल फोटोज भी थे। वो स्क्रीनशॉट देखने के बाद मैं एकदम सुन्न पड़ गया। मुझे समझ आ गया कि मेरा मोबाइल हैक हो चुका है। गले से सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा। मेरी आंखों के सामने मुझे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। सर इतनी ज़ोर से दर्द होने लगा कि मानो किसी ने सर पे हथौड़ा मार दिया हो। मैंने मोबाइल को बेड पे फेंका और रूम में ही पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। इतने में उस इंसान का एक और मैसेज आया और मैसेज में लिखा हुआ था कि शांति से बैठ जाओ। मतलब वो इंसान मुझे मेरे मोबाइल कैमरे के जरिए लाइव देख रहा था।
मैं बेड पे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मेरे हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। फिर मैंने एक लंबी सांस ली और उस इंसान को डायरेक्ट पूछा कि तुम क्या चाहते हो। मैं इतना तो जानता था कि वो पैसे ही मांगेगा, लेकिन कितने मांगेगा मुझे ये नहीं पता था। और जब उसने पैसे की डिमांड रखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी डिमांड 20 लाख की थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए उसने 1 हफ्ते का टाइम भी दिया। इतनी डिमांड करने के बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन 5 मिनट बाद मुझे पेमेंट ऐप के बहुत सारे नोटिफिकेशन आए। कुछ नोटिफिकेशन तो OTP के थे, वही OTP जो बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर कंफर्म करने के लिए जरूरी होती है। उस हैकर ने मेरी बैंक डिटेल्स को पहले एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट में डाला जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सके, और फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग कंट्रीज की बैंक में डाल दिया और मेरा बैंक अकाउंट पूरी तरह साफ हो गया। अब तो मैं और ज्यादा डर गया था, क्योंकि उस बंदे के पास मेरी बैंक की भी डिटेल्स थी। उसके बिना कोई मैसेज किए मैंने ही सामने से रिप्लाई कर दिया कि मैं 20 लाख रुपए अरेंज कर लूंगा। मैसेज सीन करने के बाद उस हैकर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे कोई वार्निंग नहीं दी कि घर वालों को मत बताना या फिर पुलिस वालों को मत बताना, क्योंकि उसे शायद ये भी पता था कि मुझे पैसों का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा बिना घर वालों को बताए, वरना हमारी बदनामी होगी। उस चैट को 2 दिन बीत चुके थे। टेंशन के कारण मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था। 2 दिन बाद मुझे फिर से WhatsApp पे उस हैकर का मैसेज आया, लेकिन इस बार नंबर में चेंज था और ये नंबर UK का था। मुझे तब ये सब नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि मेरे सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इस बार उसने मैसेज वार्निंग देने के लिए किया था कि मैं टाइम पर पैसे का अरेंजमेंट कर लूं, और वार्निंग देने के बाद उसने फिर से मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने गर्लफ्रेंड से ये बात इसलिए नहीं शेयर करी क्योंकि मुझे पता था कि वो कोई गलत कदम उठा लेती। 3 दिन हो चुके थे, मैंने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था। खाना ना खाने के कारण मेरी बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। चौथे दिन मम्मी को अंदाजा हो गया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मतलब मैं किसी टेंशन में हूँ, और वो मुझे बार बार पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन शर्म और डर के कारण मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाया। 5 दिन बाद उस हैकर का फिर से मैसेज आया और इस बार फिर से नंबर चेंज था। मैसेज में फिर से वार्निंग ही दी हुई थी कि 2 दिन रह गए हैं। अब मेरी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच मम्मी को बता दिया। थोड़े टाइम के लिए मम्मी मुझ पे गुस्सा हुई, चिल्लाई, लेकिन वो मुझे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने मुझे हौसला दिया और पापा को कॉल लगाकर घर बुलाया। मम्मी ने जब पापा को सारी बात बताई तो पापा ने मुझे 2-4 तमाचे लगाए और फिर रोने लग गए। पापा ये बोलने लगे कि हमें लड़की के घर वालों से बात करनी पड़ेगी। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया कि लड़की के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो उस लड़की को मार डालेंगे। फिर मैंने पापा को समझाया कि हमें 20 लाख का अरेंजमेंट करना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़े टाइम के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो सब मैं फिल्मों में देखता हूँ वो आज मेरे साथ हकीकत में हो रहा है। पापा के बहुत सारे दोस्त फाइनेंशियली अच्छे थे, तो पापा ने एक बहाना बनाकर उनसे पैसे उधार लिए और मेरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाए। 6वें दिन उस हैकर का फिर से मैसेज आया और इस बार नंबर फिर से चेंज था। मैसेज में लिखा हुआ था कि उसने ट्रांजैक्शन शुरू कर दी है। मेरे मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए थे। 6 घंटों में 20 लाख रुपए उसने अलग अलग कंट्रीज की बैंक्स में ट्रांसफर कर दिए। मेरा बैंक बैलेंस फिर से 0 हो गया था। आखिर में उस हैकर का मैसेज आया कि उस हैकर ने सारा डेटा अपने सर्वर से डिलीट कर दिया है। वो मैसेज देखने के बाद मैंने सोचा था कि अब मुसीबत टल गई है, सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरी फैमिली थोड़ी देर नाराज रहेगी, पर धीरे धीरे मैं उनको मना लूंगा। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लड़की सुसाइड कर लेगी। हैकर ने मुझे ये तो कह दिया था कि उसने सारा डेटा अपने सर्वर से डिलीट कर दिया है,
लेकिन उसी शाम को मेरी गर्लफ्रेंड की मुझे कॉल आई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसे किसी का मैसेज आया है और उसके पास हमारी सारी चैट के स्क्रीनशॉट है और वो बंदा 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। उसकी ये बात सुनने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया। मुझे समझ आ गया कि हैकर ने हम दोनों को टारगेट किया है। ये सोचते सोचते मेरा गला पूरी तरह सूख गया। मैं उसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था, बस उसकी रोने की आवाज को केवल महसूस करता जा रहा था। उसके बाद उसने क्या क्या बोला ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब वो कॉल कट करने जा रही थी तो उसके आखिरी शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं और उसके आखिरी शब्द थे, मैं सुसाइड कर लूंगी। उसने ऐसा बोलने के बाद कॉल कट कर दी और मैं 5 मिनट तक सुन पड़ा रहा। 5 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो मेरे दिमाग में उसके आखिरी शब्द घूमने लगे, जिसमें वो बोल रही थी कि वो सुसाइड कर लेगी। मैं उसे बार बार कॉल करने की ट्राई करने लगा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 3 दिन तक ना उसने मेरी कॉल का जवाब दिया और ना ही मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई किया। चौथे दिन मेरी गर्लफ्रेंड के पापा को कॉल आया और वो बोले, हमारी लड़की ने सुसाइड कर ली है, कल संस्कार है, घर आ जाना। खबर मिलने के बाद मेरी मम्मी और पापा को समझ आ गया कि उस लड़की ने सुसाइड क्यों करी है। तब से लेके आज तक मेरे घर वालों ने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, क्योंकि मैं ही वो बेवकूफ़ इंसान हूँ जो फालतू फीचर्स के चक्कर में अपनी ही गर्लफ्रेंड का हत्यारा बन गया। और मैं इस कहानी के जरिए आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वर्ड्स जीबी जैसे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, वरना आपका बैंक कब खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका कौन कौन सा डेटा वो उड़ा ले गए हैं ये आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। मुझे माफ़ करना दोस्तों, ये कहानी कुछ ज़्यादा ही डार्क थी, लेकिन जब ये स्टोरी मैं पढ़ रहा था तो मैं खुद पागल हो गया था। और ये कहानी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी भी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जैसा उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो। और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से ऐप इंस्टॉल ही मत करो, वरना कहीं और से डाउनलोड किए हुए ऐप का हर्जाना आपको या फिर आपके किसी अपने को भरना पड़ेगा।